नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंकिता एक ज्योति हमारे कार्यक्रम के इस फेसबुक लाइव में। धन्यवाद आप सभी का एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। न केवल पूरा उत्तराखंड बल्कि पूरा देश अंकिता भंडारी के नाम से भली भांति परिचित है। उस पूरे केस पर हम सबकी नजरें हैं, उम्मीदें हैं। उम्मीद है इंसाफ मिलने की, उम्मीद है कि वो बच्ची जो अन्याय की भेंट चढ़ गई उसे न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो केस लगातार जुडिशरी में है, अदालतों में है। 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है। अब लोगों का उबाल हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कुछ कम सा होता जा रहा है। शायद अब उतनी चर्चाएं नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि धाद में हमने ये अपनी भूमिका तय की थी कि हम लगातार इस मुद्दे पर बात करेंगे, इस मुद्दे पर काम करेंगे, चर्चाएं करेंगे और एक बहस खड़ी करेंगे, ताकि अंकिता भंडारी के नाम को लोग भूल ना जाए। और उनकी ये कुर्बानी जो हुई है वो एक हर लड़की के लिए एक मिसाल बने, और लोग ये समझें कि आगे भविष्य में उत्तराखंड में किसी भी दूसरी लड़की के साथ इस तरह की कोई भी घटना ना हो। उसको हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं। इसलिए हम लगातार स्कूल्स में जाकर, फेसबुक लाइव के माध्यम से और भी आम समाज में जाकर के चर्चाएं कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर और जेंडर समानता के ऊपर। और इसी क्रम में आज की ये चर्चा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने हाल ही में देखा, जो कोर्ट का, अदालत का वर्डिक्ट आया कि नार्को टेस्ट पे भी रोक लगा दी गई है अभी फिलहाल के लिए। जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, लोगों में फिर एक गुस्सा देखने को मिला है, क्योंकि सबको उम्मीदें थी कि जब नार्को टेस्ट होगा तो शायद कई सारी चीजें निकल करके आएंगी, जो बार बार वीआईपी के नाम पे सवाल उठ रहे हैं। जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है, चाहे वो सबूतों से छेड़खानी का रहा हो, और हाल ही में विनोद आर्या खुद उस रिजॉर्ट में वापस से जाते हुए दिखाई दिए हैं, जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लगातार, और इन सारे सवालों के जवाब शायद किसी एक के बस में दे पाना नहीं है अभी। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढे, क्योंकि सभी में गुस्सा है, सभी में सवाल है। आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास शख्सियत हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी उनका। आप ना केवल एक पत्रकार हैं, बल्कि एक कर्मठ समाज सेवी भी हैं। आप लगातार समाज में आकर के इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन अंकिता का मुद्दा कुछ खास है इनके लिए, क्योंकि ना केवल अंकिता के गांव से आते हैं, बल्कि उनके परिवार से ही हैं, और उनके परिवार से इनके बहुत निकट संबंध हैं। आशुतोष नेगी जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, बात उठाई, और इस चर्चा को, अंकिता भंडारी के नाम को पूरे देश के पटल पर रखा, और इसे राष्ट्रीय सुर्खियों में लाए, और सरकार पर दबाव बनाया, पुलिस पर दबाव बनाया कि इस केस में कोई कार्रवाई की जाए। तो बहुत स्वागत है आपका आशुतोष नेगी जी, और धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इस केस पर अपनी विचार रखने के लिए। धन्यवाद अर्चना जी। और मैं पंकज छेत्री जी को भी देख रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छेत्री जी। आपने जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप, जो वो हम देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। और जो आप जिस तरीके से पत्रकारिता के माध्यम से भी और एक्टिविज्म के माध्यम से आप जो आवाज उठा रहे हैं, उसे पूरा उत्तराखंड ने देखा है। और किस प्रकार आप पर जो है प्रशासन और सरकार का दबाव बना है, वो भी पूरा पूरा प्रदेश देख रहा है। तो आपको मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से इस मामले को उठाने में और जनता के बीच में लाने में जो आपका योगदान है, सबसे पहले मैं उसको प्रणाम करता हूँ और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, धन्यवाद का हकदार तो नहीं हूं मैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हमने हासिल किया नहीं है छेत्री जी। और मुझे लगता है कि हर एक आदमी के जीवन में एक चैलेंज कोई ऐसा आता है कि जो उसके कैरियर को साबित करने के लिए होता है, कि वो पत्रकारिता में है या जुडिशियरी में है, वो कितने दमदार तरीके से इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। और मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि मेरे गांव की बेटी थी मेरी। अगर गांव का रिश्ता बताया जाए तो मैं चाचा हुआ गांव के रिश्ते से, और गांव से ही मुझे सूचना हो गई थी तत्काल कि भाई इस तरह की दुखद घटना हो गई है। तो मेरी जिम्मेदारी एक पत्रकार के रूप में भी, और शायद कम लोग जानते हैं कि मैं अधिवक्ता भी हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, लेकिन 2007 से मैं पौड़ी बार में यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉयर भी हूँ।
नहीं, आपकी कार्यशैली को देखकर मुझे लग रहा था कि मैंने बोला आप पक्का जी, अधिवक्ता तो वो जो जुडिशरी की पढ़ाई थी वो भी कुछ काम आ रही है। काम आ रही तो है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक चुनौती है कि हमारे प्रदेश में एक हमारी बेटी, हमारी बहन जो पहाड़ों से निकलकर रोजगार के लिए प्रयास कर रही थी, और उसका जो पहला कदम था, ये पहला कदम था रोजगार के लिए उसका, कि वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी नहीं गई थी। वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे में चली गई थी। वो पौड़ी मुख्यालय के पास 10 किलोमीटर दूर डोब सिरकोट गांव है, और वो वहां से ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में चली गई थी, वनंतरा रिजॉर्ट में, और जनपद के अंदर ही उसके साथ इस तरह से हो गया। तो आप कल्पना करिए कि जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों में, जो शहरी क्षेत्र हैं, जो प्लेन के एरिया हैं, जहां क्राइम ज्यादा है, और उत्तराखंड से बाहर भी जो जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं या मेट्रोज में काम कर रही हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मुझे आभास हुआ कि अगर हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं, तो देखिए अंकिता को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन अगर हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कई सारी अंकिताएं प्रोटेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एक सबक मिलेगा कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका आत्मसम्मान कितना ऊंचा होता है, और वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कितने तत्पर रहते हैं, कितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं ये पूरे उत्तराखंड के समाज के लिए एक चैलेंज मानता हूं उसे, कि हम सबको मिलकर ये लड़ाई जीतनी है। अगर हम ये लड़ाई जीत गए तो आने वाले भविष्य में अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम काफी हद तक सुरक्षित भी कर पाएंगे। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, और क्योंकि मैं नजदीकी हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और खासतौर पे जो अधिवक्ता समाज है, चाहे वो नैनीताल हाईकोर्ट की बात रही हो, वहां पे नवनीश नेगी जी ने बड़ी मजबूती से वहां पे केस लड़ा, और उनके साथ वहां पे कई अधिवक्ता ऐसे थे जो कि उनके साथ खड़े रहते थे, पूरी बार वहां पे खड़ी रहती थी। मेरी बात हुई थी सचिव साहब से, विकास जी मेरे मित्र हैं। जी जी तो जी, वो बता रहे थे वो कि किस पूरा सहयोग समर्थन पूरा। जी जी जी। तो अब दुर्भाग्य है कि हाईकोर्ट से बहुत अच्छा निर्णय तो नहीं आया है, लेकिन अभी लड़ाई जारी है। हमने सीबीआई की मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, और उसके जेन्युइन कारण भी थे हमारे पास, लेकिन अब हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने इसे ऐसा नहीं समझा। लेकिन लोअर कोर्ट में अब यहाँ पे ट्रायल शुरू होने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि इसको कोटद्वार से यहाँ सबसे पहले पौड़ी लाया जाए, क्योंकि कोटद्वार में वहां पे कुछ हमारे अधिवक्ता मित्र ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। वो आप लोग भी देख रहे होंगे, वो पहाड़ी अधिवक्ता ही हैं, और धन के लालच में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि ये मुकदमा पौड़ी में चले, यहाँ पे पैरवी करना भी आसान होगा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे हैं, और गांव से भी माता पिता रेगुलर आके यहाँ पे हियरिंग में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि गरीब भी हैं और उनके लिए संभव नहीं है कि रोज रोज वो कोटद्वार यहाँ से चले जाएं। तो पहली कोशिश ये है कि यहाँ पे पौड़ी ट्रांसफर हो जाए, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक टीम हमने तैयार कर ली है। ट्रांसफर के लिए कर दी है, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लग गई है पौड़ी में, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में इसमें कोई निर्णय ले लेंगे। जिला जज साहब की पर्याप्त आधार है हमारे पास कि वो मुकदमा पौड़ी में मुख्यालय में चले। तो एक ये हो जाएगा, तो यहाँ पे करीब आधा दर्जन वकीलों की एक टीम है हमारे पास, और फिर यहाँ पे मजबूती से पैरवी करेंगे। और अगर नहीं होता तो हाईकोर्ट में परसू करेंगे, अगर ट्रांसफर की एप्लीकेशन अलाउ नहीं होती डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल। तो अगर रिजेक्ट होती है तो हाईकोर्ट के लिए फिर हाईकोर्ट में सहयोग लेंगे अपने मित्रों का। तो अभी तो स्टेटस ये है इसमें। जी धन्यवाद आशुतोष नेगी जी। और मैं आपको बता दूं, जैसा आपने भी कहा कि हमारा भी यही प्रयास है
कि उत्तराखंड में अब कोई और अंकिता ना हो, कम से कम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। और हालांकि दाद बहुत लंबे समय से निर्भया कांड के बाद से जेंडर समानता और महिला सुरक्षा के मुद्दे पे लगातार काम करता रहा है। इसीलिए हमने इंटेंशनली इस कार्यक्रम का नाम, अब जब हमने सितंबर से कार्यक्रम शुरू किया, अंकिता एक ज्योति रखा, क्योंकि लोगों की याददाश्त हम जानते हैं जनता की बहुत छोटी होती है। एक बार सुर्खियों में अखबारों से नाम हटा तो वो लोग भी भूलते जाते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें नाम भूलने ना दें। इस पे थोड़ा लोगों सा को आपको मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि ये जी याददाश्त के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि जनता को के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनकी रोजी रोटी का, दिनचर्या का, और किस तरीके से महीने का खर्चा उनको उठाना है, वो सारी चीजें जिम्मेदारी हैं। तो वो जनता जब तक अपना रोष प्रकट करती है और तो बहुत जब तक रहता है उसमें उनमें ताकत, फिर उसके बाद रोजमर्रा के काम में लग जाती है। और इसी का फायदा ये जो इस टाइप के पुलकित आर्य और ये जो आर्य पूरा परिवार है उठाता है। जैसे परसों ये उस रिजॉर्ट में गए चुपचाप से, तो ये उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि अब जनता जो है इस चीज को भूल रही है और अब ये मामला पब्लिक डोमेन से थोड़ा थोड़ा गायब होता जा रहा है। तो इसका बेनिफिट उठा के अब जो है वहां पे किस तरीके से और जो साक्ष्य हैं और उसको मिटाया जाए और कैसे वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, मेरा मानना ये है, जो मैंने देखा है बहुत सारे आंदोलनों में भी, और इससे पहले भी देहरादून में भी एक अंशु नौटियाल हत्याकांड हुआ था, उसमें भी जनता ने बहुत सहयोग किया, पर बाद में वो हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से ही एक्विटल हो गए और हाई कोर्ट ने भी फिर उसको जो है फिर वो उसको एक्विटल जो हो गए तो उसको बरकरार रखा। तो ये जनता के आगे बहुत सारी वो हैं चैलेंजेस, पर इसमें जो असली मायने में जो काम है वो सरकार का है और प्रशासन का काम है, जो कि वो ठीक से नहीं करते हैं, जो हमने देखा अंकिता वाले मामले में। और इस बात से तो आशुतोष नेगी जी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से जो है पहले रातों रात डीएम साहब कहते हैं कि हमने तुड़वाया है रिजॉर्ट, और फिर कहते हैं पहले छेत्री जी पहले कहा कि हमने नहीं तोड़वाया, पहले कहा हमने नहीं तोड़वाया, फिर वो रहा विधायक जी ने बोला हमने तोड़वाया, और फिर सीएम साहब के रातों रात बुलडोजर के साथ फोटो आने लग गए कि ये हैं धाकड़ धामी, और ये देखिए ये दूसरे योगी हैं। फिर अगले दिन से जब आशुतोष नेगी जी जैसे लोगों ने आवाज उठाई कि साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं या कानून के जानकारों ने आवाज उठाई, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा मामला दबा और उस पे फिर सारा वो प्रकरण चलते चलते वो प्रकरण पूरा गायब हो गया। और बिल्कुल उसी हिस्से पर चलाया जाना जहां पर अंकिता रहा करती थी, जो रिसेप्शन वाला पूरा एरिया था, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सवाल खड़े हुए हैं। और बस यही हमारी भी जी फिर उस पे आग लगना, उसके बाद जो वाला प्रकरण रहा, तो इसमें मैं मानता हूं कि प्रशासन ने अपनी जो पूरा जो उसके साथ भाई भतीजावाद निभाना था, क्योंकि वो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि कोई पार्टी के नाते किसी से अगर मैं कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं तो मैं उसका वैसा विरोध कर रहा हूं, पर जो देखा हमने न्यूट्रली हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करी। कितने दिन बाद तो मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर पहले राजस्व पुलिस से मुकदमा लेने में ढिलाई बरती गई, और फिर अभी आशुतोष जी वो राजस्व के पटवारी का क्या हाल है आजकल? जो पटवारी तो अभी सस्पेंड ही है, बहाल तो नहीं हुआ है। लेकिन देखिए वो शुरू से पहले देखिए ये पुलकित जो है इसने तो पूरा प्री प्लान करके सारा कुछ किया जी, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास ये है कि वो इसने एक फर्जी एफआईआर लिखवाई पटवारी के पास जाके कि अंकिता मिसिंग हो गई है, उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई इसने। तो देखिए कितना सातिर बदमाश है कि वहां उसको धक्का दे आया, और धक्का देने से पहले इसने क्या किया क्या नहीं किया। ये 3 लोग थे और वो बेचारी अकेली थी उतनी रात को 8-9 बजे वहां पे चीला बैराज। अगर आप रात को वहां पे जाएंगे तो वैसे ही डर लगता है वहां पे, और वो 18-19 साल की लड़की को वहां पे ले गए और इन्होंने न जाने क्या किया और किस तरह से मारा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी तो ये स्वयं है तीनों। और उसके बाद दूसरे दिन जाके
वहां पे पटवारी के यहाँ लिखता है कि वो रात को आ गई थी और वो अचानक गायब हो गई है, सुबह दिखाई नहीं दी कमरे में। वो खाना तो खाना ये देने सारा वाला भी खाना देने जी जी वाला भी प्रकरण है, जो लड़के ने बताया कि रात को खाना देने गया उसको कम रूम में। जी खाना देने वो लड़का गया तो जाके इन्होंने उसे फोटो बाहर ही रोक पेशेंट। लिया दरवाजे पे कि हम देंगे खाना, क्योंकि वो जी तो थी नहीं कमरे में। तो इन्होंने बताया कि हम देंगे खाना, आप रख दीजिए। तो ये सारा प्री प्लान तरीके से किया। और छेत्री जी इसमें तो इतनी लूप हॉल छोड़ रखे हैं इन्होंने जांच में कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब अब नहीं, बिल्कुल। हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो हम अभी यहाँ पे चैलेंज करें तो उचित नहीं होगा। एक उचित जगह पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जाता है, और जिसकी मैं बता दूं कि इसकी हमने तैयारी भी कर ली है, तो हम्म, वहां पे इन चीजों को रखा जाएगा। कुछ खास हम्म। बिंदुओं पे मैं यहाँ पे दोबारा से उठाना चाह रहा हूँ कि जी जी। देखिए, बिल्कुल इसमें जो कुछ बड़े लूप होल हैं कि देखिए, जब 23 तारीख को या 22 तारीख की रात को जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो छेत्री जी देखिए कि इस तरह के क्राइम में सीधे सीधे पुलिस रिमांड में लिया जाता है अपराधियों को। जी इन्होंने पुलिस रिमांड में नहीं लिया और इनको जेल भेज दिया, और ये मजे से वहां 10-15 दिन तक रहे, मेंटली प्रिपेयर हो गए कि मैं आगे आप क्या बयान देने हैं। तो ये बड़ा लूप होल छोड़ा। उसके बाद जब यहाँ पर शेखर सुयाल जो एडिशनल एसपी हैं, उनको मैंने स्वयं फोन किया, क्योंकि 23 तारीख को मैं वनंतरा रिजॉर्ट गया था कि भाई वहां पे क्या स्थिति है। तो मैंने हम्म। इनको फोन किया कि सुयाल जी इसको सीज तो करवा दीजिए। तो सुयाल जी बोलते हैं कि काम एसडीएम का है। अरे जब क्राइम सीन है तो ये तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, कि आप एसडीएम पे कैसे डाल रहे हैं इस बात को। इस बात को हमने हाई कोर्ट में भी उठाया। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद 23 तारीख को ही रात को जो है, धामी जी के ट्वीट आते हैं कि धामी जी कहते हैं कि साहब अपराधियों पे बुलडोजर चल गया है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की वो जाएगी। वो ट्वीट 3 बजे का डिलीट भी कर दिए गए। ना ना, वो उसके स्क्रीनशॉट हमारे पास है, हम लगाएंगे उनकी, अगर सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट तो हमारे पास है उनके। डिलीट अच्छा। कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट हमारे पास है, जांच हो जाए। वो ट्वीट हमारे पास है। और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस सुबह ट्वीट करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे जो है जेसीबी चल चल गया है। और उसके बाद जो है 3 बजे रात जो है रेणु बिष्टू वहां पे जाती है, बोलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमने तोड़वा दिया है। वीडियो बनाती है पूरा। वीडियो बनाती हैं। इतने हम्म, प्रमाण लग रहे हैं ना आपको कि सारा कुछ जो है राजनीतिक आदेश थे, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश नहीं था। और जब जिलाधिकारी को पूछा गया, पौड़ी के जो जिलाधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि भाई क्या जेसीबी आपने चलवाया, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं चलवाया, हम इसकी जांच करवा रहे हैं। ऐसा ही जो वहां के एसडीएम है प्रमोद कुमार, उन्होंने भी कहा। एनडीटीवी पे वो खबर चली, सारे वीडियो एविडेंस, अखबारों की कटिंग हमारे पास है। और एक हफ्ते बाद जब प्रशासन का प्रेशर बना, तो वही जोगदंडे साहब पलट गए कि हाँ साहब हमने तुड़वाया। तो इतने सारी गड़बड़ियां होने के बाद, और जब हम हाई कोर्ट गए तो वहां पे पुलिस तैनात थी। पुलिस पुलिस की मौजूदगी में जो वनंतरा रिजॉर्ट से लगी हुई फैक्ट्री है वहां आग लग जाती है। आग लग आग जाती है। लगने का कारण ये बताया जाता है कि वहां कोई इन्वर्टर था। अरे वहां 45 दिन से वहां बिजली कट थी, वो कैसा इन्वर्टर था जो कि शॉर्ट सर्किट कर रहा था, तो उसका भी जवाब नहीं मिला। और अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये विनोद आर्य फिर चले गए वहां पे, तो इसमें मुझे एक कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है। इन्होंने जी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कोटद्वार में, वहां पे सुनीता आर्य जो पुलकित आर्य की माँ है और विनोद आर्य की जो पत्नी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने फैक्ट्री में जाना चाहते हैं और उसको विजिट करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने पुलिस से आख्या मांगी कि क्या रिजॉर्ट और फैक्ट्री परिसर सीज है। तो पुलिस ने आख्या दी कि वो सीज नहीं है। आप ये कमाल। देखिए, पुलिस ने कोर्ट में आख्या दी कि फैक्ट्री और जो वनंतरा रिजॉर्ट परिसर है वो सीज नहीं है। तो कोर्ट ने कहा भाई जब सीज ही नहीं है तो हम क्या मुक्त करें। तो वो मतलब उस पर आदेश क्या देता कोर्ट। तो ये उस आधार पे अंदर घुस गए। तो देखिए पुलिस की तरफ से कितनी गड़बड़ियां हैं। मतलब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वहां पे पुलिस वहां पे खड़ी है, और वो केवल वहां पे उस रिजॉर्ट की सुरक्षा के लिए है, केवल कि उसे कोई तोड़ ना दे, आग ना लगा दे, इस बात के लिए है।
और एविडेंस नष्ट हो जाए उसकी दिक्कत नहीं है कि विनोद आर्य वहां अंदर जाते हैं, वहां पे एविडेंस नष्ट करते हैं, कोई चीज नष्ट करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लगातार इतने लूप होल इसमें छूट चुके हैं कि अब जब ट्रायल चलेगा तो ये सारी चीजें आएंगी, तो मजबूत पैरवी होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। एविडेंस तो नष्ट नहीं किए, जो हमारे पास जो एविडेंस है, जो ये फैक्ट्स हैं, इनको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जब मुकदमा चलेगा तो मजबूती से इन्हें रखा जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अगर ईमानदारी से इसमें आगे निर्णय आएगा तो इसमें तो देखिए पुलिस भी एक अपराधी की भूमिका में दिखाई दे रही है। इसमें तो एमएलए बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जो सही। रेणु बिष्ट जी हैं वो भी अपराधी की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। जेसीबी से रेणु क्राइम सीन को नष्ट करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। रेणु बिष्ट तो जी के क्षेत्रीय ऊपर आप भी इस एफआईआर पर हुई प्रकाश थी। डालिए, देखिए कितने बड़े अपराध हैं। और क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप बताइए कि किस तरह के कितने बड़े अपराध हैं ये, रेणु बिष्ट थोड़ा सा जी के जनता भी जाने कि नेगी जी क्राइम अभी सीन को नष्ट अभी करना कितना बड़ा अपराध है। नेगी जी हम जाएंगे पंकज छेत्री जी से भी ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे एक सवाल, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें हमें विस्तार में बता दी हैं, लेकिन एक सवाल मेरा जो मतलब काफी सारे लोग भी ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप शुरू से इस केस पे रोशनी डाल रहे हैं, आपने बीआईएल भी फाइल की थी, आप लगातार उस परिवार के साथ बने हुए हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि आपके सामने का जो पक्ष है वो सत्ताधारी पक्ष है, पैसा है उनके पास, रसूख है, बड़े बड़े नाम इस केस में सामने आए हैं, तो एक दबाव भी अंकिता के माता पिता पे भी बनाया गया है केस वापस लेने के लिए, बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी, और निश्चय ही क्योंकि आप भी एक्टिव है तो आप पे भी दबाव बनाया जा रहा होगा, तो कितनी मुश्किलें बहुत आपके दबाव है। सामने आई हैं और कैसा आपका पूरा ये जो आपने 5 महीने से आप संघर्ष जारी है आपका, और आप जैसे बता भी रहे आगे सुप्रीम कोर्ट में भी केस करने की आप लोगों ने पूरी तैयारी की है, तो ये पूरा संघर्ष सर कैसा आपका रहा है? मैं चाहती हूँ सभी लोग ये जाने, क्योंकि जो न्याय की लड़ाई होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन उस लड़ाई को जारी रखने की हिम्मत जो आपने दिखाई है उसकी कहानी आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और भविष्य को लेकर के योजनाएं तो खैर आप बता ही रहे हैं हमें लगातार, तो प्लीज सर इस बारे में जरूर आप अपनी बात रखिए। देखिए सबसे पहले तो पुलिस जो है या ऐसा जो है इस हद तक चली गई कि हाई कोर्ट में वो उन्होंने मुझे टारगेट कर दिया। जो उनका वहां पे काउंटर आया, काउंटर में केवल मुझे आरोप किया हुआ था, मुझे आरोपित किया हुआ था कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और क्राउड फंडिंग का मिसयूज कर रहे हैं। ये पूरे काउंटर में ये भरा पड़ा था कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग का मिसयूज कर रहे हैं। तो इस तरह से टारगेट किया गया। मुझे फोन पे जान से मारने की धमकी आई, मैंने उसमें रायपुर थाने में वहां पे एफआईआर लिखवाई, उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं पुलिस कप्तान जो देहरादून के हैं दिलीप सिंह कुंवर जी से भी मिला, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा जो है मुझे टारगेट किया गया। उसके बाद जितने मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे फोन कर करके बताया कि जो एलआईयू के लोग हैं वो जिनको भी उन्होंने फेसबुक में मेरे साथ किसी का फोटोग्राफ देखा होगा तो उसे पकड़ लिया, उसको बोला कि यार बताओ कि ये आशुतोष नेगी कहाँ से पैसा कमाता है, इसके अर्निंग सोर्सेस क्या है, इसकी कोई गड़बड़ी बताओ, इसकी कोई कमी बताओ, इसको हम अंदर डालेंगे। तो तमाम प्रयास करने के बावजूद ये कोई ऐसी कमी निकाल के नहीं ला पाए कि मुझे किसी मामले में अंदर कर पाते, और ये प्रयास इनके अभी भी जारी है। डीजीपी साहब अभी भी मुझे कई लोगों ने बताया कि डीजीपी के स्तर से, और अभिनव कुमार जो इनके मुख्यमंत्री के सचिव थे, आजकल नहीं है, सुना है कि वहां से हटा दिया गया है, न जाने क्या कारण था, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां से किसी हमारे एक सीनियर पत्रकार को बोला गया कि उसको समझा दो, उस आशुतोष नेगी को, हम उसको जो है अंदर डलवा देंगे। तो ये तमाम चीजें चलती रही है, दुनिया को पता नहीं है कि क्या क्या होता रहा, और अभी भी धमकियां आती रहती हैं। अभी भी कई लोग बताते हैं कि यार इस तरह से बोल रहे हैं कि वो नेगी कोई कमी निकलेगी नेगी की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि आशुतोष नेगी का आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे उसका? भाई अगर आप मुझे जेल में डलवा देते हैं इस अपराध में कि मैं अंकिता की पैरवी कर रहा हूं, तो देखिए क्या उत्तराखंड के लोग छोड़ देंगे सरकार को? क्या सरकार, अगर उत्तराखंड की जनता का सर्वे कराया जाए कि क्या मैं गलत हूं, अगर मैं एक क्या कहेंगे कि मतलब निर्दोष एक बिल्कुल एक फूल जैसी बच्ची को इस तरह से मार दिया गया है और मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं, तो मेरा क्या अपराध है? तो मुझे लगता है कि ये इनके इन प्रकरण अभी भी प्रयास जारी हैं, और
तमाम मेरे अकाउंट्स खंगाले जाते हैं, ये कहाँ से पैसा आता है, क्या आता है। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आशुतोष जी। जी जी। सबसे बड़ा जो कारण रहा है ना, देखिए आप प्रताड़ित तो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आप इतने सजग होके जो आपने रिपोर्टिंग करी है और जो अपने दिल से आपने बताया जिस प्रकार वो आप नजदीक थे परिवार के भी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी आप पर था। उनसे आपको सबको ये खतरा है कि आप वीआईपी के बहुत नजदीक जा रहे हैं। वीआईपी से ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना था, जो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इसमें इंटेंशन ये लोग छुपाने में कामयाब रही है सरकार कि इंटेंशन क्या थी कि उसने मेरा मोबाइल फेंका, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे धक्का दे दिया। तो असल में क्या होता है, कुछ जो तीखी नोक जो हुई, बहस हुई, उस बहस के पीछे क्या कारण था, है ना, वो वीआईपी जानते हैं। वो वीआईपी, अगर उसका वीआईपी का नाम अगर आ जाता तो ये बहुत मुश्किल हो जाती पूरी सरकार के लिए फेस सेविंग करना। और आपको भी मैं देखिए सब बैक ऑफ द माइंड सबको आजकल सबके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, सब ट्विटर है, और इनडायरेक्टली सब मैसेज चला है कि वीआईपी कौन है। और मतलब उसमें भी लोगों ने, कई लोगों ने तो उस पर क्लियर आवाज भी उठाई है, पर क्योंकि हम एज अ जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार अधिवक्ता, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस पे बोलना उचित नहीं होगा। पर आशुतोष जी, आपसे खासकर सरकार को ये डर है कि आप वीआईपी के इतने नजदीक जाने वाले हैं कि ये मामला अगर सारा ये दूसरे तरफ बढ़ जाता, क्योंकि जब आपने वो बंद की कॉल करी थी, तो बंद की कॉल के बाद जब हमने देखा कि बंद बहुत सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि बहुत क्रोध था लोगों में, बहुत सरकार ने जबकि एडवाइजरी जारी करी, एलआईयू को बोला अपना अनऑफिशियल तरीके से कि कोई बंद नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ जगह रायपुर में बंद कराने की कोशिश करी तो 2 जीप मेरे पीछे पीछे घूमती रही और मुझे डायरेक्टली धमकाया गया कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने बोला नहीं, हम तो करेंगे। जाके दुकानें खुलवाई गई हैं बकायदा, जिन्होंने बंद भी की थी। तो इसमें हम तो हर तरीके से आशुतोष जी की मेहनत पूरी देख रहे हैं कि वो कितनी तन्मयता से और जान हथेली में लेके एक पूरे तंत्र से, पूरी सरकार से, मैं समझता हूँ कि अगर आदमी एक जो थानेदार होता है, थानेदार से भी एक पंगा लेना बहुत वैसे देखा जाए साधारण तौर पे तो बहुत मुश्किल होता है। आप पूरी सरकार से भिड़े हुए हैं केवल न्याय के लिए और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। तो इसमें जो आपकी भूमिका रही है उसमें हम कंधे से कंधा मिला के साथ आपके साथ हैं, और अभी भी आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अगर मीडिया में मामला नहीं आ रहा तो निराश होने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आशुतोष जी जैसे लोग जो इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं, हमें इनको सबल देना है, इनको हमें मजबूती देनी है कि हम हर प्रकार से तन मन धन से आपके साथ हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। पर हमें इस मामले में बिल्कुल भी कदम पीछे, चाहे सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर इसमें वीआईपी का नाम खुल जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, तो उसमें हमें बहुत भटकाने की कोशिश करी गई, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो यही था ना कि इंटेंशन क्या थी, किस लिए उसकी हत्या की गई। क्योंकि वो वीआईपी अगर सामने आ जाएगा तो सरकार को अपना कुर्सी बचानी, सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी, और इसीलिए वीआईपी को छुपाया गया। और इतने दिनों तक इतनी जो जद्दोजहद चलती रही कि कभी बुलडोजर चला दें, कभी उसमें बता दें कि वो विधायक जी आ गई, कभी डीएम साहब आ गए, कभी एसएसपी साहब धमकी दे रहे हैं बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से, वहां पे धमकी दे रहे हैं लोगों को कि भाई आप लोग भ्रामक प्रचार न, भ्रामकता न फैलाए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। पत्रकारों को खुलेआम धमकाया जा रहा है, एक्टिविस्टों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। तो ये पूरा सिलसिला चला, हमने देखा, और आज भी जारी है। और हमें पता है कि अगर आज भी जारी है तो इसमें हमें घबराने की और वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की। और हम हर तरीके से आशुतोष जी के साथ पूरा अधिवक्ता समाज भी और उत्तराखंड का एक एक
जागरूक नागरिक आपके साथ है। बिल्कुल पूरा जनमानस आशुतोष जी के साथ है, और हम धात की ओर से भी लगातार इसीलिए इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। अंकिता के बहाने महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और अंकिता को न्याय दिलाने की जो आपकी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम पूरा धाद आपके साथ है, और पूरा उत्तराखंड मुझे लगता है आपके साथ है। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग हैं, और वो लगातार इस मुद्दे पर बात भी करते हैं और अपना समर्थन दिखाते हैं कि जल्द से जल्द को न्याय। तो हालांकि चर्चा शुरू से बहुत जोरों पे रही और हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी, तो मैं एक औपचारिक परिचय पंकज छेत्री जी का नहीं करवा पाई। तो पंकज छेत्री जी बहुत वरिष्ठ वकील है, और वकील से ज्यादा वो सामाजिक कार्यकर्ता है। इस तरह के सभी मुद्दों को लेके बहुत मुद्दा इस समय परिचय का नहीं है। मुद्दा इस समय ये है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और इसमें हमें बहुत ही ज्यादा उससे गंभीरता से वो करना है। मैं तो खुद वहां पर मौजूद था जब अंकिता का पार्थिव शरीर का वहां पे पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हो रहा था, तो मैं बाहर था वहां पर। किस प्रकार से इन्होंने लाठीचार्ज किया है वहां पर, और किस प्रकार से इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी तक तो मुझे लगता नहीं है, आशुतोष जी बताएंगे। आशुतोष जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या उनके माताजी पिताजी को कब दी गई, या दिखाई भी गई या नहीं दिखाई गई? हमें तो लगता नहीं कि कुछ क्या, और उस पर भी कई सवाल जी। वो पीएम रिपोर्ट जो है, प्रोविजनल रिपोर्ट जो है, वो तो सभी ने देख ही ली थी, लेकिन जो फुल फ्लैज पीएम रिपोर्ट थी वो जो है परिवार को मोबाइल पे दिखाई गई कि ये है। यस, मतलब मोबाइल पे यूं दिखाई दी गई कि उनके पास उसकी कोई कॉपी ना रहे। और बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। मैं इसी मुद्दे पे आना चाह रहा था कि इन्होंने पहले दिन से ही जो वो करा है, छुपाने की कोशिश करी है, वो आपने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि हम लोग तो एज अ क्रिमिनल मैटर और इतना हाई प्रोफाइल मैटर, हम लोग इसके डॉक्यूमेंट हम हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वकालतनामा लगा के तभी ट्रू कॉपी मिलेगी। इसमें नजदीक से जो आपने देखा है कि क्या पीएम रिपोर्ट आपने देखी है आशुतोष जी? जी, पीएम रिपोर्ट में ड्राउनिंग लिखा हुआ है, डेथ का रीजन, और एंटी मॉर्टम इंजरीज उसमें लिखी हुई हैं, और उसमें लिखा है कि वी आर नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब आप दुष्कर्म के प्रयास की संभावना इनकार भी नहीं किया है, लेकिन आप जब चार्जशीट देखेंगे तो उसमें तो बिल्कुल ही संभावना क्या, बिल्कुल सब कुछ गायब है। इवन उसमें कोई जिक्र ही नहीं है इस तरह की बात का, जबकि पीएम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि वी आर नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसका मतलब कोई संभावना तो बनती है, और बने क्यों ना। अगर आपने अभिनव जो कि वर्कर है वहां का रिजॉर्ट का, उसका ऑडियो सुना हो, उसका वीडियो देखा हो, तो वो बता रहा है कि 18 तारीख को तो वो 2-3 घंटे तक घुसा हुआ था कमरे में पुलकित। जी 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 जी, बिल्कुल देखा, वो कमरे में घुसा हुआ था और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। भाई कोई लड़की हेल्प हेल्प क्यों चिल्लाएगी? क्योंकि आपने उसे बंधक बना के रखा हुआ कमरे में। वो एक फोन, जो उसकी लास्ट फोन कॉल है, उसमें कह रही है कि मेरा बैग ऊपर रख दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, रो रही है। तो उसको बंधक बना के रखा गया, उसको बाहर नहीं जाने दिया गया, उसका मुंह दबाया गया, जब वो कुछ बोलना चाह रही थी तो मुंह दबाया गया। उसके पास कोई इतना बड़ा राज था, और वो राज यही था कि शायद उसको भी वीआईपी का नाम चल चुका था, उसे खोलने नहीं दिया। और जब उसने उस मासूम लड़की ने धमकी दी कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ के जाऊंगी और बाहर तुम्हारी पोल पट्टी खोलूंगी, तो इन लोगों ने उसे मार डाला। तो ये मोटिव था। और छोटे मोटिव के लिए, जहां तक बात है कि अगर पुलकित आर्य को इतनी शर्म थी कि वो लड़की बाहर जाके पोल पट्टी खोल देगी, तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो रिजॉर्ट तो पहले से ही बदनाम था। अगर अंकिता बाहर जाके बोल देती कि भाई यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है या इस तरह से देह व्यापार के लिए प्रेशराइज किया जाता है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला था, तो चलता ही था। और वो सब लोगों को पता ही था। ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के थे क्योंकि जो सरकार का संरक्षण था, कि जो पिता विनोद आर्य बड़े नेता हैं, तो उनका जो संरक्षण था उसकी वजह से कोई कुछ होता नहीं था, पुलिस कुछ करती नहीं थी। तो कि अंकिता अगर बाहर जाके बोल देती कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, तो उस पे उसका कोई डर था इन्हें। इनको डर वीआईपी का था
यस इन्हें यस डर ये यस था कि वीआईपी यस बाहर जाके ये खोलेगी नाम कि ये था, बस इनको इस वजह से उस बच्ची जी के साथ ऐसा हो गया। अगर थोड़ा सा भी उस समझ से काम लेती और इस तरह की धमकी नहीं देती इनको, तो ये रिलैक्स रहते। बाहर वो आती और बाहर अगर डिस्क्लोज करती तो फिर हम देखते, हम प्रेस करके खुलासा करते। लेकिन बस चूक हो गई, बच्ची थी, चूक हो असल गई में उससे। और जैसा आपने जी बताया कि बिटिया जो है पहली बारी बाहर निकली थी नौकरी करने के लिए, पहली बारी बाहर निकली थी, तो वो मुझे लगता है वो उसको उसने बहुत ही जल्दीबाजी में एकदम से निर्णय लेते हुए और उनको बिल्कुल धमकी दे डाली कि मैं वीआईपी मुझे ऐसे धकेल रहे हो, और मैं और वीआईपी कौन है वो जानती, मुझे मुझे तो लगता है उसको वीआईपी पता था। बिल्कुल तो बिल्कुल क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि वो वीआईपी को जानती थी। अगर वीआईपी आता तो इनकी मतलब मैं समझता हूँ कि सरकार ये वनंतारा और विनोद आर्य का तो खानदान पूरा नष्ट हो जाता, पूरी सरकार तबाह हो जाती। तो बिल्कुल इसको छुपाने के लिए इन लोगों ने जो है उस बिटिया की हत्या कर दी, और उसके बाद पूरा ड्रामा रचा गया है, पूरा सिस्टम तंत्र लगा के ये ड्रामा रचा गया है, ये हमने सबने देखा है। जी तो इसमें छेत्री जी, मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में कई बार हमारे पास बड़े बड़े राज होते हैं, जी और जब तक हम उस राज को खोलते नहीं है तब तक हमें भी डर होता है कि यार रात को आके कोई हमें मार ना दे। क्योंकि जी हमारी कोशिश होती है कि बड़ा जब राज होता है, हम जल्दी जी से जल्दी उस खबर को ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जी हम पे अगर कोई हमला होगा तो इसी डर से होगा कि हमारे हम्म पास है, किसी दूसरे को पता नहीं है। जब पूरी हम्म दुनिया को, समाज को कोई चीज पता चल जाएगी तो हम पे हमला करके करेंगे क्या। तो हम्म एज ए पत्रकार भी हम लोग कई बार रात को बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार ये इतनी बड़ी खबर हमारे पास है, इसको जल्दी से जल्दी ब्रेक करो। क्योंकि ब्रेक हो जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा, उसके बाद हमें मार के आप करेंगे क्या, क्योंकि सब कुछ सब लोग जान चुके होंगे। सब लोग तो बिल्कुल बस बिल्कुल वही गलती उससे हो गई। और जी अगर वो कहीं फोन पे भी अगर पुष्प को बता देती, या कहीं वो बात वीआईपी का नाम बाहर निकल आता, तो आज कोई उसके साथ रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। कोई रिकॉर्डिंग मिल जाती या कोई बिल्कुल, वीडियो। व्हाट्सएप चैट मिल जाती, कुछ नाम मिल जाता, तो बस। तो लेकिन शायद दुर्भाग्य है कि क्योंकि वो बोल नहीं पाई। उम्र तो बहुत कम थी अंकिता की, और वो नई नई घर से बाहर निकली थी नौकरी के लिए, तो लाइफ स्किल्स का जो हम बात करते हैं, शायद वो समझ उस वक्त उनमें नहीं थी। एक छोटी बच्ची थी, 19 साल की बच्ची थी, तो उनके लिए ये सब कुछ वाकई में बहुत मुश्किल रहा होगा। पंकज छेत्री जी, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप वकील हैं और कानूनी पक्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं, भारत में हम अक्सर देखते हैं जो जुडिशरी में केसेस होते हैं 25-25, 30-30 साल, 40 साल, मतलब बहुत लंबे खिंच जाते हैं कानूनी केसेस को। और ऐसे में न्याय मिलने की जो उम्मीद होती है परिवार की, वो जो लड़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परिवार उम्मीद हारता जाता है, बहुत लंबी जब खिंच जाती है लड़ाई। ऐसे में जो पूरा केस है अंकिता भंडारी का, अभी तो क्योंकि बहुत नया केस है, अभी 5 महीने इस चीज को हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत क्या है उत्तराखंड में हम सभी जानते हैं। सभी जानते ऐसे में हैं। इस पूरे केस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई में एक मजबूत केस है? इसमें आप न्याय मिलने की कितनी उम्मीद देखते हैं, जिस तरह सबूतों से छेड़खानी हुई है? क्योंकि एक गरीब एक परिवार है, एक आम परिवार है उत्तराखंड के गांव का, जिसकी ये लड़ाई है, और बनाम जिनके है हम सभी जानते हैं, सत्ताधारी एक पक्ष है, बहुत मजबूत है, पैसा उनके पास है, रसूख है, सोर्सेज हैं। ऐसे में इस लड़ाई में न्याय मिलने की आप कितनी उम्मीद देखते हैं? और एक वकील होने के नाते आप इस केस को कितना मजबूत केस देखते हैं अंकिता के परिप्रेक्ष्य में? क्या ये केस वाकई में इतना सशक्त है कि जल्दी न्याय मिलेगा? और अगर मिलेगा तो अंतरिम क्या सजा उन अभियुक्तों को मिल सकती है इस केस में? देखिए, जो जिन सेक्शंस पे एफआईआर लॉन्च हुई है, तो उसमें तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, पर उसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी जैसे एक चार्जशीट इन्होंने जो फाइल करी है, क्योंकि कोर्ट में वो अभी सब जुडिस मैटर है और बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, तो इस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि चार्जशीट मैंने देखी नहीं है, चार्जशीट देख के उस चीजों को पता चलेगा कि उस पे कितना इन्होंने मजबूत मामला बनाया है। पर ओवरव्यू जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ओवरव्यू जो पुलिस का जो केस होता है नीचे से मजबूती, जैसे मान लीजिए आप एक चोरी हुई, तो पुलिस चोरी होती है तो सबसे पहले
चोर की चोर को पकड़ने के लिए पुलिस उसका मोबाइल ट्रैक करती है, मोबाइल ट्रैक करके उसको गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद जो चोरी का माल रिकवर करती है, और जहां से रिकवर करती है फिर उसको एविडेंस बनाती है। फिर वो एविडेंस ट्रायल में एग्जामिन होते हैं, और फिर वो क्रॉस एग्जामिन होते हैं, तो एक एविडेंस मजबूत बनता है। तो मुझे जो लगता है जैसे पहले दिन से ही इन्होंने चार्जशीट मुझे आशुतोष जी ने बहुत नजदीक से देखी है, और मैं आशुतोष जी से मैं डिस्कस भी करूंगा इस बारे में कल परसों में, कि किस तरीके से इसमें हम और ज्यादा गहनता से हम इस समय काम कर सकते हैं। बाकी यह है कि जो एविडेंस इन्होंने साक्ष्य जुटाने में जो कमी की है, उस हिसाब से केस थोड़ा वीक है, बहुत ज्यादा। जिसे कहते हैं कि इसमें पूरी हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। आशुतोष जी जैसे सशक्त स्तंभ है हमारे संविधान के और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो इसमें हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये टिके हुए हैं और डटे हुए हैं, और हम भी आज से इनके साथ और तन्मयता से जुड़ेंगे। पहले जिससे थोड़ा सा ऐसा है, मैंने बताया कि आप काम होता है, थोड़ा मजबूरी होती है, पर आज से और तन्मयता से जुड़ेंगे। धाद ने एक जो ये प्रोग्राम कराया है, बहुत अच्छा इस बारे में इसको रिफ्रेश कर दिया है मेमोरीज को। तो इस पे आशुतोष जी, क्या आप क्या जो मेरा मत है, जो मुझे लगता है कि इन्होंने जो जिस हिसाब से साक्ष्य जुटाने चाहिए थे केस मजबूत करने के लिए, क्योंकि इंटेंशन की मुझे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। देखिए कि इंटेंशन ये केवल पुलिस उस थ्योरी पे चली है जो थ्योरी एक्यूज ने बताई है, जबकि पुलिस के पास कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि पुलिस उसी थ्योरी में चली है, इसीलिए पुलिस नार्को की बात कर रही है। अब जिसने चोरी करी है वो थोड़ी ना बताएगा चोरी उसने क्यों करी है, उसकी इंटेंशन तो हमें उसके इंटेंशन तक पहुंचना पड़ेगा। वही मैटर इंक्वायरी का होता है, वही आईओ का काम है कि उसकी इंटेंशन को साबित करे कि ये इसकी क्या इंटेंशन थी। प्राइमा फेसिया कंप्लेंट लिखी जाती है कि ठीक है मर्डर हुआ है, और उस पे जो भी 120 में साजिश के तहत हुआ है, 354 में हुआ है, पर उसके बाद उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, आईओ ने क्या किया है, उसमें कितने साक्ष्य जुटाए। क्योंकि आप मैं क्षमा चाहता हूँ, किरण नेगी वाले मामले में आप देखिए, बड़ा मार्मिक विषय है, किस तरीके से वो मैटर आगे जाके माननीय उच्चतम न्यायालय में जाके वो एक्विटल हो गए, क्योंकि नीचे इंक्वायरी लेवल पे, नीचे आईओ लेवल पे, नीचे क्रॉस एग्जामिनेशन लेवल पे, और नीचे जैसे साक्ष्य लेवल पे, शिनाख्त परेड लेवल पे, पूरा मामले में बहुत लकूना था। तो इसमें हमें बहुत संभल के चलना होगा, और बाकी आशुतोष जी और प्रकाश डालेंगे कि अभी इसकी क्या पोजीशन है। तो पर मैं इस क्वेश्चन पे ना, क्योंकि आपने खुद ही किरण का जिक्र किया है, किरण नेगी जी का, और मैं बाद में उस मुद्दे पर आने वाली थी, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो अभी जो हाल ही में किरण नेगी के मामले में जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही शॉकिंग है, सबके लिए बहुत मतलब अचंभित कर देने वाला है। क्योंकि जब मैंने जहां तक उनका केस स्टडी किया, थोड़ा सा पढ़ा, तो काफी सारे सबूत पुलिस के पास मौजूद थे, कुछ गवाह भी थे, और जब निचली दो अदालतें उस केस में इतनी मतलब जो अंतरिम सजा होती है, फांसी की सजा वो सुना चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एकदम से उनको बरी कर देना, मतलब ये वाकई में बहुत अचंभित कर देने वाला फैसला था, और लोगों में गुस्सा भी था, उनके माता पिता भी काफी टूट गए थे। तो ये मतलब कैसे ऐसे अचानक से पूरा ये केस पलट गया, और ऐसा क्या कमियां रह गई कि इस तरह के हमें घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि वो भी उत्तराखंड की बेटी थी, तो वो उस केस पे भी हम चाहते हैं जरूर अपनी बात रखें। देखिए उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, उस पे कोई मैं समझता हूँ मॉरली अगर हम वैसे देखें, अगर हम भावनात्मक रूप से देखें, तो उसमें हमें लगेगा कि हम बहुत ज्यादा टूट गए हैं और टूटे भी हैं, है ना।
पर अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और 3 बेंच का है वर्डिक्ट, तो उसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे लूप होल थे उसमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एग्जामिनेशन, जो इनका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 49 विटनेस थे। 49 विटनेस में से 10 मटेरियल विटनेस थे। 10 मटेरियल विटनेस भी क्रॉस एग्जामिन नहीं थे, और जो टीआई परेड होती है वो नहीं हुई है, और एविडेंस में काफी सारे लकूने थे। तो वो 3 बेंच का जजमेंट था। तो अब देश ने स्वीकार करा है, और उसके बाद बहुत आघात सबको पहुंचा है। ये एक मॉरल ग्राउंड है, पर कभी भी कोर्ट जो है मॉरल कन्विक्शन पे विश्वास नहीं करती है। सस्पिशियस जो कन्विक्शन होता है या मॉरल प्रेशर पे कोर्ट तो एविडेंस के साथ काम करती है। तो ये आप समझिए कि इस ये वाले केस में, अंकिता वाले मामले में, नीचे ऐसे कोई लकूना ना छूटे, तो उसके लिए एक मजबूत पैरोकार की जरूरत है। और मजबूत पैरोकार मैं समझता हूँ इस केस में सबसे मजबूत पैरोकार जो अभी तक पैरोकारी करी है और जो मामला यहाँ तक पहुंचा है, वो आशुतोष जी की वजह से पहुंचा है। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार इसको और मजबूती से आगे आशुतोष जी के साथ लग के आगे इसको हम किसी भी लेवल पे कोई ऐसी कमी ना छोड़ें कि ये बात प्रूवन हो कि आगे जाके ये मैटर हमें कमजोर दिखे या इस पे कुछ हमें ऐसे अप्रत्याशित नतीजे मिले। जी बिल्कुल पंकज छेत्री जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और बिल्कुल हम सभी आशुतोष नेगी जी के साथ हैं, और हम सभी का यही प्रयास है कि कोई भी कमी इस केस में ना रहे, और देर से ही सही लेकिन अंकिता को न्याय जरूर मिले, और इस न्याय की लड़ाई में हम सभी उनके साथ हैं। और आशुतोष नेगी जी, क्योंकि आप ना केवल एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप अंकिता के गांव से आते हैं। आपने जैसे बताया आप उनके चाचा लगते हैं रिश्ते में, और हम लोग जानते हैं पहाड़ों में तो खास करके हमारे यहाँ एक गांव का होना, एक परिवार का होना, कितना एक भावनात्मक जुड़ाव हमारा होता है उस परिवार के साथ। और अमूमन वैसे किसी भी परिवार में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, किसी के घर की बेटी के साथ ऐसी कोई भी घटना हो जाए, तो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। और यहाँ पर तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बात जो हाँ लड़ाई जो ये लड़नी है वो बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, और जो सामने का पक्ष है वो बहुत एक मजबूत पक्ष है। ऐसे में उनके माँ बाप के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल है, और आगे भविष्य को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, और उनका जो संघर्ष रहा है, क्योंकि आपने उन्हें करीब से देखा है, और आप एक सशक्त पत्रकार है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन एक माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी खो दी है, और उस बीच में जब किरण नेगी का भी इस तरह का फैसला आया, तो वो और हिम्मत तोड़ देने वाला होता है। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मैटर पर उनके परिवार का क्या स्थिति है इस वक्त, और किस तरह से आप उन्हें समर्थन कर रहे हैं? देखिए, परिवार, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है परिवार, क्योंकि अंकिता के पिताजी जो है वो बेरोजगार हैं, और माँ उसकी आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी को कितना मानदेय मिलता है आप लोगों को पता है। और भाई जो है वो सीए की पढ़ाई कर रहा है। तो ये लोग बमुश्किल उसको दिल्ली में सीए की पढ़ाई करवा रहे थे, और तब से परिवार इतना ज्यादा आहत हो गया है कि उसको वापस अपने बेटे को दिल्ली उन्होंने डर के मारे नहीं भेजा, क्योंकि उनकी 2 आंखों में से एक आंख चली गई है परिवार की, और अब वो सोच रहे हैं कि कम से कम एक बच्चा तो हमारे पास रहना चाहिए, और वो इतने शॉक्ड हैं कि उसको दिल्ली वापस नहीं भेज रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है। ये मैं आपको घर की स्थिति बता रहा हूँ कि जो अंकिता का भाई अजय नाम है उसका, अजय अब डोब सिरकोट गांव में ही है, और गांव से ही अब मुझे लगता है कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू या ऑनलाइन से पता नहीं किस तरह से वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो सीए उसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, और वो घर पर ही है। तो सबसे बड़ा तो सदमा ये है कि दूसरे बच्चे को भी वो अब बाहर भेजने को तैयार नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि क्यों तैयार नहीं है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक परिवार का 2 बच्चों में से एक बच्चा चला गया है, और किस तरह से उसे मारा गया है, तो कोई भी परिवार शॉक्ड होगा। और जो अंकिता के प्रकरण को बहुत लाइटली लेते हैं कई लोग, मैंने उनसे निवेदन किया है कि रात को सोने से पहले, रात को
सोने से पहले आपके परिवार में आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, उसके उसकी उसकी शक्ल में अंकिता की शक्ल देख लेना आप, कि खुदा न खास्ते उसके साथ ऐसा हो जाए तो अब क्या होगा। तो आपको, मैं दावा करता हूं कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, और जब आपको नींद नहीं आएगी एक रात को, तो आप समझ पाएंगे कि कितना गंभीर विषय है ये। बिल्कुल जो सही बात। अंकिता के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है, और आज हम कमजोर पड़ जाएंगे तो कल किसी दूसरी अंकिता के साथ होगा। तो ये बिल्कुल। परिवार की स्थिति है। और जहां तक कई लोग कह रहे हैं कि साहब धामी जी ने एक 25 लाख का चेक दे दिया उन्हें, तो देखिए वो चेक जो है, धामी जी एक, कहूंगा कि भाई एक तो ये है कि भाई उनको पकड़ा है, वो तो होश ही में नहीं थे घर में, और वो 25 लाख का चेक मुझे लगता है कि पता नहीं वो अकाउंट में भी गया है कि वो वहीं खत्म हो गया है, भगवान जाने। तो वो चेक का भगवान मालिक है, उसमें कुछ पैसा यूज उन्होंने नहीं किया है। इवन जो क्राउड फंडिंग से 50,000 रुपए का चेक मैंने उन्हें दिया था, मुझे ये भी पता नहीं है कि वो पैसा उन्होंने अकाउंट में डाला कि नहीं डाला। तो इतने सदमे में परिवार है कि लोग कह रहे हैं कि उस परिवार को पैसा मिल गया। वो परिवार इतने सदमे में है कि ना तो उसे ये होश है कि वो एक 25 लाख का चेक उन्हें मिला, या 50,000 जो क्राउड फंडिंग से आए थे मैंने उनको दिया, इस बारे में कुछ होश हवास में ही नहीं है वो लोग। और अभी बीच में 10 दिन पहले हार्निया का ऑपरेशन हुआ है उसके फादर का, उनके पेट में करीब 1 साल से दर्द हो रहा था। तो जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि हार्निया की प्रॉब्लम बढ़ गई है उनकी। तो वो अभी बिल्कुल बेड पे हैं, हिल डुल नहीं सकते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम भी परिवार को है, आशुतोष जी, आर्थिक स्थिति खराब है। आशुतोष जी, मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको स्वीकार करिएगा, नहीं तो डिस्कस करेंगे इस बारे में। क्या जब जी तक जी। अंकिता के भाई की नौकरी नहीं लग जाती है, हम लोग कुछ मिलकर कुछ एक मासिक तौर पर कुछ उनकी मदद कर सकते हैं? अब देखिए, ये तो फिर कोई हमें बदनाम करना शुरू कर देंगे साहब की नहीं क्राउड नहीं, हम फंडिंग कर दिया, ये कर दिया। व्यक्तिगत तौर पर कोई क्राउड फंडिंग नहीं है, ये तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की बनती है, एक जागरूक समाज की, कि छेत्री जी, मुझे लगता है कि अगर उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए जी अगर रोजगार का प्रबंध हो जाए, और यहीं पहाड़ में कहीं हो जाए, श्रीनगर में हो जाए, पौड़ी में हो जाए, कहीं आसपास कोई व्यवस्था बन जाए, बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 हजार रुपए की व्यवस्था, उसको रोजगार मिल जाए, तो वो जी सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। क्योंकि एक तो वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और जब वो जी घर से बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा जो मानसिक तनाव में है वो बच्चा, तो उससे भी जी मुक्त होगा। तो जी एक परिवार को लगेगा कि हाँ भाई, हमारा बेटा जो है रोजगार कर रहा है, शाम को घर आ जा रहा है। तो जी ऐसी जब स्थितियां होंगी तो कल थोड़ा सा परिवार सामान्य स्थिति में आएगा। क्योंकि जी जब तक वो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक परिवार बहुत ज्यादा दिक्कत में रहने वाला है, क्योंकि वो घर पे है। तो पैसे से ज्यादा अभी जरूरत यह है कि उसको रोजगार मिल जाए। मैंने कई लोगों को कहा भी है कि अगर किसी को तो आसपास कुछ जूनियर। हम इसमें सर्च कर लेते हैं, मैं आपसे डिस्कस करके। और सबसे पहले, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि एक जो घर पे अगर माहौल ठीक नहीं होगा, तो ये मुकदमा लड़ने के लिए एक जो मॉरल सपोर्ट और मेंटल स्ट्रेंथ जो चाहिए, क्योंकि मुकदमे में सबसे ज्यादा जो तोड़ता है वो जी एक मेंटल, आपको जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। और वहीं से ही फिर समाज, जो हमारा जो समाज है, वो विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने बताया अभी, जो क्राउड फंडिंग को लेके लोगों ने बातें बनाई, और जो ये धामी जी वाले चेक पे हुआ कि भाई इन्होंने चेक दे दिया है तो इनको पैसे मिल गए, तो ये चीजें काफी तोड़ देती है। और बिल्कुल। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन होने के लिए, समाज की लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो इस पे सबसे पहले जो है हमें देखना होगा कि हम किस किस प्रकार उनकी परिवार की एक ऐसी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार के भरोसे अगर हम रहेंगे तो ये होना नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर छेत्री जी, पर। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि आप खुद अधिवक्ता हैं, जी हमारे कई अधिवक्ता मित्र जो है टैक्सेशन का काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, जी और आपकी नजर में कोई ऐसा हमारा मित्र हो जिसको एक जूनियर चाहिए हो, तो जी अजय काम कर सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा है वो। जी तो मैंने तो
मोहन काला जी को से भी निवेदन किया था कि भाई मोहन काला जी यहाँ के बड़े सीए हैं, यही पास के गांव के हैं, हमारे गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है उनका गांव सुमाड़ी। जी लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस आया नहीं। और अगर इस तरह का कोई रिस्पांस आ जाता है, कोई क्योंकि ये टैक्स। निर्भया निर्भया वाले मामले में हमने देखा है कि किस प्रकार वो बात बहुत प्रचलित नहीं हुई, बहुत उसका बहुत ज्यादा उसको पब्लिसिटी करने से क्योंकि मना कर दिया गया था। निर्भया के भाई की जो उसको उनको कमर्शियल पायलट बनाने का काम वो बैक ऑफ द डोर जाके राहुल गांधी जी ने किया था, और वो आज कमर्शियल पायलट है। तो एक उनको भले ही वो लड़ाई बहुत लंबी चली है, और पर उसमें जो है उनको एक परिवार को बहुत मदद मिली है कि एक एक जो मेंटल सपोर्ट मेरा जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो लड़ाई लड़ने के लिए एक परिवार को बहुत इस समय जरूरत है इसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथन होने की। तो इसमें जरूर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, और इस पे हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि विद इन अ वीक और मंथ इसको मेटरलाइज करके और ये इसको शॉर्ट आउट करें। और सेकेंडरी फिर जो आप जो जो कर रहे हैं और हमारे लायक इसमें कुछ भी होता है, आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार का कुछ कोई वो चाहिए, क्योंकि आज धाद ने जो कार्यक्रम किया है, ये इस कार्यक्रम करने की बहुत आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ और भी जो समाज के जागरूक लोग हैं, उन्हें इस तरीके के अब कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं करना है कि एक बारी तो बिल्कुल बाजार बंद कर दें और अगली बारी जो है बिल्कुल इसको भूल जाएं। तो कम से कम आपने जिस 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 तरीके से बोला कि रात को अपने बच्चों की शक्ल में या अपने बहन की बेटियों की शक्ल में अगर हम अंकिता को देखें, तो ये आग हमारे अंदर प्रज्वलित रहेगी, ज्वलंत रहेगी कि हमें उसको न्याय दिलाना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और निसंदेह ये वाले प्रोग्राम से आज बहुत ज्यादा जो दोबारा से एक ऊर्जा मिली है कि इसको आगे और ले जाना है और इसको उस अंजाम तक ले जाना है कि ये दोषियों को उनकी सही जगह उसकी सही जगह मिले, क्योंकि अभी ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि ये सारे हथकंडे, अब देखिए, पॉलिटिकली भी बहुत मजबूत लोग हैं, फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत लोग हैं, फिर जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रायोजित माहौल है, इसको वीआईपी जो है वो इसको प्रायोजित कर रहा है कि किस तरीके से उसको बचाया जा सके। अगर वीआईपी बच जाता है तो पूरा सब कुछ बच जाता है। तो इसमें हमें जरूरत है कानूनन रूप से तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और बहुत अच्छी पैरवी भी कर रहे हैं, पर मेंटली और इसको दूसरे तरीके से जो जो भी रिसोर्सेज हम जुटा पाए उनके परिवार के लिए, वो हम करेंगे और हमें करना भी चाहिए। तो इसमें हम जरूर डिस्कस कर लेंगे कि एक हम टारगेट बना लेते हैं कि बिफोर मार्च, कम से कम ये फरवरी के महीने के अंदर कम से कम वो बच्चे को, हमारे भाई को कहीं ऐसा थोड़ा सा माहौल मिले, कहीं उसको जॉब मिले, तो जिससे ये मामला और थोड़ा सा परिवार को सबल मिले, तो इसको आगे इसको बढ़ाया जा सके, इसको आगे इसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी जी बिल्कुल सर। और हम लगातार धाद में आज ही नहीं, हम पिछले 5 महीने से, जब से पूरा घटनाक्रम हुआ था सितंबर से ही, हमने लगातार इस पे कार्यक्रम करने शुरू किए। और स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर भी हम लोग बच्चों से इस बारे में बात करते हैं। महिला सुरक्षा पे भी और अंकिता भंडारी केस के ऊपर लेकर भी हम बात करते हैं। और लगातार फेसबुक लाइव में भी कई बार कई पत्रकार साथी, कई सामाजिक कार्यकर्ता, और लगातार हम सबको आमंत्रित करते हैं ताकि इस मुद्दे पर लगातार हम लोग बात करते रहे, एक समझ भी बने और मुद्दा जीवित भी रहे, और लोगों में एक जो आक्रोश है वो बना रहे, वो कहीं भी से भी ठंडा ना हो पाए, उस बारे में भी। और आशुतोष नेगी जी, हम सभी आपके साथ हैं, और खास करके धाद से अभी जो भी आपने बताया कि रिक्वायरमेंट्स हैं उनके परिवार की, हम भी कोशिश करेंगे उसमें अगर हमसे कुछ सहयोग बन पड़ा तो जरूर हम लोग आपसे संपर्क करके उस बारे में आगे कुछ कार्य योजना बनाएंगे। और बस क्योंकि समय का भी हमारे पास पाबंदी है और काफी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं हमारे साथ, लगातार बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अभी सबके कमेंट्स पढ़ पाना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन सर कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है, लोग आशुतोष नेगी जी को सलाम तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनका इतना लंबा संघर्ष है, लेकिन साथ ही कई लोगों ने ये भी लिखा है कि न्यायपालिका से उनका भरोसा उठ गया है। तो चलते चलते अंतिम में आप लोगों से ये पंक्तियां जरूर लेना चाहूंगी कि आपका कितना भरोसा है अभी न्यायपालिका पर, और आपको क्या लगता है इस केस में
आगे भविष्य में क्या संभावनाएं आप लोग देख रहे हैं और भविष्य को लेकर क्या योजनाएं, एक अंतिम वक्तव्य में। पहले पंकज छेत्री जी मैं आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, न्यायपालिका पे भरोसा उतना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही वो आखिरी दरवाजा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्यायपालिका ही आखिरी दरवाजा है। और न्यायपालिका से विश्वास उठने का प्रश्न इसलिए नहीं होता है क्योंकि न्यायपालिका पे विश्वास हमें करना ही पड़ेगा। और क्योंकि और दूसरा ये है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा हम लोग जो मॉरल कन्विक्शन पे ध्यान देते हैं, हम मीडिया ट्रायल पे ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग सस्पिशियस जो वो होता है कन्विक्शन, उस पे ध्यान देते हैं। मॉरल प्रेशर जनता के ऊपर बहुत होता है कि जनता कहती है कि नहीं, आज आज इसको टाल दो, आज फांसी दे दो। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ साथ हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वीक ना हो, उसके लिए जनता को भी जागरूक हमें हमारा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जैसे आशुतोष जी कर रहे हैं। अब आशुतोष जी क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक केदार भंडारी वाला मामला है जो मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, और वो मीडिया का उठाया हुआ मामला है। और वो लड़का जो है शिकार हो गया था, वो उसकी अग्निवीर की भर्ती में आया था। तो उसमें इलीगल थाना भी वही है, थाना लक्ष्मण झूला ही है वो भी। थाना सेम वही है, 1 महीने पहले का, इससे अंकिता से पहले का है। इलीगल डिटेंशन का शिकार हो गया था, कस्टोडियल डेथ का मामला है, और उसको लीपापोती करके उसको सुसाइडल बना के और बहुत सारे षड्यंत्र हुए। और उस पे तमाम एज अ अधिवक्ता मैं आपको आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, एज अ सोशल पर्सन बोल रहा हूँ, एज अ पॉलिटिकल पर्सन बोल रहा हूँ, तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं कि मतलब आप पूछिए मत कि इस पे कैसे क्या क्या मतलब दलाली करने बोलूं मैं आपको, समझौता करने, तमाम तरीके के दबाव प्रयास उनके परिवार पे भी, और तमाम जो लोग मेरे सामने नहीं आ सकते, पीठ पीछे से कोई अपने रिश्तेदारों को, कोई इसको। तो आशुतोष जी जो झेल रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, क्योंकि न्यायपालिका ही वो आखिरी दरवाजा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, न्यायपालिका ही हमारा सहारा है। और हमें बस इतना काम करना है कि एविडेंस न्यायपालिका तक पहुंच जाए, पैरवी न्यायपालिका में हमारे अच्छी तरीके से पैरवी हो, उसमें पैरवी में कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, लकूना ना रह जाए, कोई एविडेंस में कोई कोई कमी ना रह जाए। जो साक्ष्य नहीं है तो वो साक्ष्य अब कैसे हम कोर्ट में जाके हम उनको कोर्ट में दे सकते हैं, उसके लिए अलग अलग रिट्स हैं, वो फाइल कर सकते हैं, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ इस पे हमें विश्वास बनाए रखना है, और अंकिता वाले केस में भी हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद, आस की किरण आशुतोष भाई जैसे लोग हैं। और मैं इसलिए यही मेरा लास्ट वक्तव्य है कि न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। जी पंकज छेत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उन सभी लोगों से जो देख रहे हैं, और कईयों ने क्योंकि कमेंट किए थे, तो हमारा बिल्कुल पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। उन लोगों को भी रखना चाहिए, भरोसा टूटने नहीं देना है हमें। और देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि लड़ाई सब मिलजुल कर लड़ रहे हैं, पूरा उत्तराखंड लड़ रहा है आशुतोष नेगी जी के साथ। तो जरूर जी, आशुतोष नेगी जी आप भी प्लीज सर बताइए। मैं पंकज छेत्री जी की बात में कुछ और थोड़ा सा वहीं से आगे बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए, हम लोकतंत्र के अंदर हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं, तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो देखिए हम इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं, इस वजह से जाते हैं। अगर हम क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते तो हम किसी को भी सुपारी दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग समाज में मौजूद हैं और वो बहुत जल्दी इंसाफ दे सकते हैं, वो मामले को तत्काल निपटा देते हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सम्मान है कि वो इस तरह के केसों को बहुत गंभीरता से देखते हुए तत्काल ऐसे लोगों को मृत्यु दंड की सजा दे। मैं किरण नेगी वाले में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी वो स्टडी किया था, और बीच में मैं दिल्ली भी गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से हम लोग आगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े तो वहां पे किस तरह से हम लोग करेंगे। तो वहां पे
वहां के अधिवक्ताओं ने मुझसे कहा कि दिस डिसीजन इज डेविल्स एंट्री इन जुडिशियरी, मतलब एक शैतान की एंट्री है ये फैसला। मतलब किरण नेगी के केस में जो ये फैसला है ये शैतान की एंट्री हो गई है। मतलब इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अगर बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के मुजरिम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था वो, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय जज साहब कहते हैं कि जो फॉरेंसिक एविडेंस थे वो माल खाने में 72 घंटे से ज्यादा थे। मतलब आप पुलिस पे शक कर रहे हैं कि पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंसेस में गड़बड़ कर दी होगी। आप इतनी बारीकी में जाने के बजाय अगर एक लार्जर पिक्चर को देखें कि अगर ऐसे अपराधियों को दंडित नहीं किया जाएगा तो फिर लोग जुडिशियरी के पास जाने के बजाय, हाई कोर्ट के पास जाने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बजाय क्रिमिनल्स के पास जाएंगे, लोग भीड़ का इंसाफ करने लगेंगे। तो हम तो देखिए जुडिशियरी को भी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई अगर आप एक अच्छा फैसला देते हैं तो कल कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके पास आएगा न्याय के लिए, और अगर आपके यहां से भी न्याय नहीं होगा तो फिर तो जाएंगे नहीं लोग फिर, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट में कितना खर्चा होता है, कितना सुप्रीम कोर्ट में खर्चा होता है, और समय कितना लगता है, और उसके बाद अन्याय हो जाए तो आदमी का पैसा भी गया, समय भी गया, और लास्ट में न्याय भी नहीं ना मिला, वो भी इस तरह के केसेस में, तो लोग फिर जुडिशियरी पर विश्वास करना खत्म कर देंगे। तो हमारा तो ये कहना है कि माननीय जज साहब भी इस तरह के जो डिबेट होते हैं, हमारी चर्चाएं होती हैं, उनको देखें और इस बारे में सोचें बिल्कुल कि भाई एक अच्छा डिसीजन देना, और ऐसे केसेस में जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है उनमें एक कैपिटल सेंटेंस देना कितना महत्वपूर्ण है। ये जजेस को भी देखना चाहिए, वो भी तो इंसान ही है, उनकी भी बहन बेटियां हैं, समाज के वो बड़े पद पे हैं, और मैं तो कहूंगा कि वो भगवान के बाद उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है कि धरती पर अगर कोई है तो सबसे ऊपर न्यायपालिका है, तो उनकी तरफ सब टकटकी लगा के देखते हैं। तो मैं तो किरण नेगी के लिए भी इंसाफ चाहता हूं, और अंकिता की तो लड़ाई हमने शुरू की है, तो दोनों को इंसाफ मिले, जिससे कि आगे जो है न केवल उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रहें, देश की बेटियां सुरक्षित रहें। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे को तो विदेशों से भी फोन आते हैं, लोगों के फॉरेनर्स के मैसेज आते हैं कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ होता तो अब तक तो इनको हम फांसी दे देते। तो इंडियन जुडिशियरी पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ये तो देखते हैं, हमारा काम लड़ना है, वो हम लड़ेंगे। और एक चीज छेत्री जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने भी पहले बयान दिया था एक बार शुरुआत में, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ था कि भाई उत्तराखंड में एक बेटी को इस तरह से बीजेपी के नेता के लड़के ने मार दिया और वहां पे ये चल रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हमें समर्थन चाहिए। देखिए, मैं इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बना रहा हूं, लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी का नेता कहीं इन्वॉल्व है और वो सारे गड़बड़ियां कर रहे हैं, जैसे नार्को टेस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है चुप है। कांग्रेस की ओर से जिस तरह से आक्रोश झलकना चाहिए, अब वो क्यों नहीं झलक पा रहा है। शुरुआत में हरीश रावत जी भी दिखाई दे रहे थे, अब ये जो नार्को वाला ये हाईकोर्ट से स्टे लेके आ गया, परसों ये अंदर घुस गया विनोद आर्य, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रही है। हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिले, उत्तराखंड क्रांति दल का भी मिले और कांग्रेस का भी मिले, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये जब विपक्ष जितना इसमें मुखर होके इसमें आवाज उठाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो ये लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनको झुकना पड़ेगा और वीआईपी का जो नाम है वो सामने आएगा और वो दंडित भी होगा। तो ये मेरा निवेदन है कि हालांकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का मुखर होना भी जरूरी है। अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी अभी भी वो लड़ी जा रही है, और इस पे बहुत वो मैं किसी कोई इस पे स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, पर आपकी बात को और ज्यादा गंभीरता से लेते हुए आगे और इस पे कैसे एग्रेसिवली काम किया जाए, इस पे बिल्कुल मैं कल ही अपनी लीडरशिप से चिंतन करके आपको बताता हूँ आशुतोष जी। जी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत सार्थक मुझे लगता है आज की चर्चा रही है। हमें भी बहुत सारी जानकारियां इस केस पर अपडेट हुई हैं
और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी और मुझे लगता है लोग वापस एक बार फिर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। और ना केवल अंकिता भंडारी, जैसे हमने बात की किरण नेगी के लिए भी। तो आज आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष नेगी जी और पंकज छेत्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे इस पूरे केस के ऊपर। और आशुतोष नेगी जी क्योंकि बहुत करीबी है उस परिवार के भी, तो उन्होंने उस परिवार का दर्द भी हमारे साथ साझा किया। और हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि हम धात की ओर से हम पूरा भरोसा रखते हैं जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर। आप भी रखिए, देर से ही सही, हमें उम्मीद है जरूर उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय मिलेगा। और किरण नेगी के मामले पे भी हमने बात की, जहां पे हमने देखा कई सारे सबूत होने के बावजूद जब निचली अदालतों ने फांसी जैसी अंतरिम सजा दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वर्डिक्ट देना, हालांकि भरोसा थोड़ा हिला है लेकिन टूटा नहीं है, भरोसा कायम है अभी भी। और आशुतोष नेगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और बेखौफ होके लड़ रहे हैं और हम पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। और अगर आगे जाकर के वो लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी लेकर के जाते हैं, हम सब उनका समर्थन करेंगे और इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे, इस बात को जिंदा रखेंगे। और आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़िएगा अगले सत्र में अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम में, जहां पर हम लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, महिला सुरक्षा और जेंडर समानता के ऊपर बात कर रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विशेष शुक्रिया। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद छेत्री जी, धन्यवाद अर्चना जी, थैंक यू।